अगर आप लोग भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, तो आपके पास मात्र आज से 6 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4। जिस भी स्टूडेंट का पेपर 7, 8 और 9 मई को है, वो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखें। पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, इसी एग्जाम पैटर्न, इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है मेरे भाई, बताइए। आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किस जगह आया दोस्तों, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको 44 आर्टिकल में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताइए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां पर की गई थी, चलिए बताइए। और साथ में मुझे ये भी बताइए, ये जो अनुच्छेद 14 है, ये अनुच्छेद 14 है दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है क्या। सही जवाब सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या है दोस्तों, बताइए। शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या है, तो ये एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, चलिए बताइए। एक बार फिर से आप लोगों के लिए चैलेंज है मेरे भाई, आपको इस 45 क्वेश्चन में से इवन आपको 35 तो क्वेश्चन करने ही है। अगर आप सही में तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई एनटीपीसी 12th लेवल के लिए, तो ये टारगेट को छूना आपके आपके बाएं हाथ का खेल है मेरे भाई, सही बता रहा हूं, ठीक है। तो बांदीपुर आपको राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको और जरूर बताना लास्ट में कितना आपने किया है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, चलिए बताइए। तो सही जवाब आ जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट को बताना है। तो यहां पर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती आपको टिक करना है। इन्होंने दोस्तों 1875 में किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की, ये भी ध्यान में रखना। गौरक्षणी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लाइपेज आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, प्रसिद्ध अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, सभी स्टूडेंट को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, बताइए दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि नवी अनुसूची का संबंध किससे मेरे भाई। फिलहाल आप लोग दल बदल कानून यानी 10वीं अनुसूची, इसको हमने कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1985 का ध्यान रखना, ठीक है। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान व्यापकता का सिद्धांत के तहत झांसी का विलय किया गया था, दोस्तों ये व्यापकता का सिद्धांत क्या है मेरे भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसी को दोस्तों, ये जो व्यापकता का सिद्धांत है, इसी को हड़प नीति भी कहा जाता है, हड़प नीति भी कहा जाता है मेरे भाई, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करोगे, डलहौजी टिक कर लोगे मेरे भाई, क्या टिक कर लोगे, डलहौजी आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था, दीन ए इलाही धर्म। दोस्तों यहां पर आप देखोगे, ये जो दीन ए इलाही धर्म है ना मेरे भाई, ये अकबर ने शुरू किया था ये धर्म, ये पहला पॉइंट आप ये टिक करोगे, एग्जामिनर पूछेगा आपसे। और वो हिंदू शासक था बीरबल, वो दरबारी कौन था हिंदू, बीरबल था, ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, चलिए बताइए इसका आंसर, सभी स्टूडेंट को बताना है। तो सही जवाब इसके रूप में हो जाएगा गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, सभी स्टूडेंट को बताना है। हिंद महासागर में है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ये अटलांटिक में भी नहीं है, ये प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय के निरस्त ने किया था, किस वायसराय ने इसको निरस्त किया था, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पे आपको रेपन टिक करना है मेरे भाई, क्या टिक करना है, रेपन टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय का साथ किस गवर्नर जनरल ने दिया था मेरे भाई, बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डलहौजी था क्या, बिल्कुल भी नहीं। हार्डिंग भी नहीं था, हेस्टिंग भी नहीं, हेस्टिंग था क्या, बिल्कुल बताइए, हेस्टिंग था क्या, नहीं। तो विलियम बेंटिंग आपको टिक करना है दोस्तों। 1829 की ये बात है मेरे भाई, ठीक है, 1829 की ये बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है,
शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश टिक कर रहे हो कि आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। असम नहीं, उत्तर प्रदेश आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये जो ब्लैक पैगोडा है, ये इसका जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? तो ये कोणार्क में आपको टिक करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? ये नारा दोस्तों आपको पता चल चुका होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और ये किस अधिवेशन में दिया था, ये आपसे पूछा है। देखो सूरत अधिवेशन आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सूरत अधिवेशन है, ये जो सूरत अधिवेशन है, इसमें दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। इसी अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे? आप ये कहोगे गुरु जी इसका जो आंसर है वो लखनऊ अधिवेशन है मेरे भाई, ठीक है, 1916 का। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारतीय रिजर्व बैंक? बिल्कुल भी नहीं। क्या भारतीय रिजर्व बैंक करता है? क्या नहीं, वित्त मंत्रालय तैयार करता है दोस्तों। तो ये सी और डी वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है दोस्तों? अब आपको ध्यान से सुनना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपको एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रिकेट्स बीमारी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, रिकेट्स, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी आपको टिक करना है, स्कर्वी। इसका केमिकल नेम भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का केमिकल कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। ये सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, अगर सिलेक्शन लेना है तो लास्ट तक बने रहें, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन डेली करो, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना देवेंद्र नाथ टैगोर मेरे भाई, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन, अभी तक तो आपने कर भी दिया होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। तो उसको हम जानते हैं अष्टप्रधान के नाम से दोस्तों, ठीक है, अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक आध रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको भी निपटा देते हैं। आपको दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या अभाज्य संख्या है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 37 आएगी। तो अगली अभाज्य संख्या 37 है। ये 3 नहीं है, 35 नहीं है, 39 नहीं, क्योंकि ये किसी न किसी नंबर से विभाजित है। तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के पहाड़े में ही आती है मेरे भाई, ठीक है। एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 44 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा मेरे भाई, ठीक है। तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, 2πr, 2πr कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। तो 2 मल्टीप्लाई एज इट इज, पाई का मान 22/7 एज इट इज, और त्रिज्या आपको निकाल लेनी है यहाँ पे दोस्तों। त्रिज्या की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो 22 की तरफ से 2 बार, ठीक है, 7 दूनी 14, आप 2 से 2 काट सकते हैं, आर का मान 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? बताइए बताइए। तो आप ये कहोगे गुरुजी इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यहाँ से मैं एरो लेके आ रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, ठीक है। लेकिन त्रिज्या भी आपने निकाली 7 निकाली, तो 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, 7 से 7 गया 22 7 154 होता है। ऑप्शन नंबर ए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक बार जल्दी से ये थंब वाला बटन दबा देंगे, एक बार जल्दी से। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जनवरी 2026 में भारत के किस शहर को देश की पहली जीरो वेट सिटी घोषित किया गया है? चलिए बताइए। देखो करंट अफेयर का रोल रहेगा आपके एग्जाम में, निश्चिंत रहिए। 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में करंट अफेयर के। करंट अफेयर का दबदबा इसमें भी रहेगा। फिलहाल आपको इंदौर टिक करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चलिए बताइए। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है। आपको देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे 2025 के भी, 2026 के भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्राजील टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको भारत का 118वां स्थान है, यह आपको टिक कर लेना है। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया मेरे भाई? अगर ये टिक किया तो बिल्कुल ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
बड़े, देखो मैंने बोला बड़े तो गलत है भाई, ये गलत है भाई, माफ़ी चाहूँगा मैंने गलत टिक कर दिया, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है, मैं अलग से लिखवा भी देता हूँ। देखो 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ 116 स्थान है भारत का, ठीक है, आप सर्च कर लेना भाई, ठीक है। तो ये आपको टिक करना है, माफ़ी चाहूँगा मैंने गलत टिक कर दिया था इसके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये 116 है, ये आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस स्थापना की सिफारिश की समिति किस समिति के द्वारा की गई थी, ठीक है, बताइए। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेरवानी समिति आपको टिक करना है, क्या टिक करना है, फेरवानी समिति। चेराव नृत्य के अलावा खुल्लम किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। खुल्लम नृत्य आपसे पूछा है, चेराव भी पूछा है, तो यहाँ पे आपको बताएंगे चेराव नृत्य के अलावा आपको खुल्लम बताना है। देखो 2 नृत्य आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो जवाब आएगा मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सजदा और पाबो जैसी कठोर प्रथाओं को शुरुआत की थी। ये वो सुल्तान था दोस्तों दिल्ली का जो बहुत ही क्रूर शासक था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इसी ने दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, लौह एवं रक्त की नीति के लिए प्रचलित है, प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एमबीटी के शासनकाल में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 2-3-4 बातें आपको याद रखनी है। मेन पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान, इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था, इब्न बतूता। कुछ मैं ओरल बताऊंगा, कुछ मैं आपको लिखकर टाइप करके बताऊंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली इसी ने चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली इसी ने चलाई थी, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली का सुल्ताना मोहम्मद बिन तुगलक बहमनी और ये क्या नाम है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी के समय हुई थी मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है मेरे भाई कि दीवान कोई विभाग की स्थापना किसने की थी, जो कि एक कृषि विभाग था, तो उसकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरिहर राय और बुक्का राय को इसने बंदी भी बनाया था दोस्तों, काकतीय वंश का पतन के बाद, है ना। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है मेरे भाई, क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपको इसी तरीके से टिक कर लेना है। ये लो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर याद करना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1976 का आपको 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 44वां संविधान संशोधन आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के एक लीगल राइट बना दिया, जिसका आर्टिकल दिया गया 300 का ए, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैंने काफी बार पढ़ाया है, तो चलो बता भी देता हूँ एक बार फिर से। ये पंचायत से संबंधित है, पंचायत को संवैधानिक का दर्जा दिया गया इसी संशोधन के तहत। और जो 74वां संविधान संशोधन है दोस्तों, उसमें नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइए ये जो 71वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। कोई ऐसा है इस क्लास में जो बता सकता है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन किससे संबंधित है, कोई है ऐसा क्लास में जो बता सकता है। 3 भाषाओं को ऐड किया था, हिंट मैंने दे दिया, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तीनों भाषाओं के नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्र उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्र उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, मुझे पता चल चुका, आप लोग ऑप्शन ए ही टिक करोगे, बिल्कुल ऑप्शन ए ही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप सभी मुझे बताएंगे ये कहाँ पर है, कितने स्टूडेंट इसको जानते हो भाई, बताइए ये कहाँ पर है। काजीरंगा असम का है मेरे भाई, सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था मेरे भाई, जहांगीर के दरबार में, बताइए जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो कैप्टन हॉकिंस आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कहां पर की गई थी। ये जो इबादत खाना है मेरे भाई, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो फतेहपुर सीकरी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अब आपको ध्यान से सुनना है, सबसे पहले इसकी स्थापना पूछ सकता है आपको, तो 1575 में इसकी स्थापना की थी मेरे भाई, ठीक है, आगरा में। अब आपको ध्यान से सुनना, आपसे पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी में क्या क्या किस किस का निर्माण है, तो ध्यान से सुनोगे आप लोग, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनोगे, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है मरियम का महल है, अकबर का महल है, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्तान का महल है, बुलंद दरवाजा है, पंचतंत्र है मेरे भाई, ये सब आपको एग्जामिनर पूछेगा इसमें ही दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मुगल काल में मदद ए माश का क्या अर्थ था।
ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, बताइए मुगल काल में मदद ए माश का अर्थ क्या है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी स्टूडेंट को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे आंसर आ जाएगा, क्या आएगा इसका बताइए? बलवंत राय मेहता समिति है। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति है। 37 का क्वेश्चन दो बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, माउंट किलिमंजारो जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। एशिया हो जाएगा क्या ये? क्या ये एशिया हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, एशिया तो नहीं होगा। क्या ये अफ्रीका होगा? बिल्कुल अफ्रीका होगा। तो ये तीन ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए, तो बी ऑप्शन टिक कर लेना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास नहीं थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्या आर्टिकल 245? बिल्कुल भी नहीं, ना ही 250 है, ना ही 252 है। तो यहाँ पे आर्टिकल 248 आपको टिक करना है। अब एक इजी क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और उसके मुझे आप लोग अध्यक्ष भी बताइए वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो आर्टिकल 280 किससे संबंधित है और उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये बताइए। इजी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। कंप्यूटर में एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है जो डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है? शानदार और इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका सही आंसर आएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन शानदार है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश में की गई थी? अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से यह है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना आप लोगों को। बताइए दोस्तों, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल यहाँ पे नरसिम्हा समिति आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को बताना है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो यहां पे आपको आर्टिकल सी टिक करना, मतलब आर्टिकल सी क्या, आर्टिकल 9 टिक करना है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंगस्ट्रॉम किसकी माप की इकाई है? चलिए बताइए, एंगस्ट्रॉम किसकी माप की इकाई है? तो यहाँ पे प्रकाश तरंग दैर्घ्य। अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, आप लोग मुझे बताइए इसकी एसआई यूनिट क्या है? वाट की एसआई यूनिट क्या है मेरे भाई? एम्पियर की एसआई यूनिट क्या है? या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एम्पियर की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, यहाँ पे कार की एसआई यूनिट क्या है? ये तीन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर की एसआई यूनिट क्या है, और वाट की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 44, मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध रचना नाटक के लेखक कौन है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पुस्तक बता देता हूँ, पंचतंत्र आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। पंचतंत्र आपको ध्यान में रखना है, ये विशाखा दत्त की है मेरे भाई। ठीक है, तो मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन ऐसे टिक कर लेना है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। आज मैं आपको एक गणित का होमवर्क में क्वेश्चन देके जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, गणित का क्वेश्चन दूंगा एक होमवर्क में। ठीक है, तो करिएगा जरूर। ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दूं क्या, कर लोगे? चलो मैं ही बता देता हूं। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको टिक करना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन लॉक करना है। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, मैं टॉपिक का नाम भी बता दूंगा। पहले तो सब टॉपिक देखोगे मैथ का ही है, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, ये एक टॉपिक है। अब मैं ये टॉपिक का एक क्वेश्चन देता हूँ। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और 20 काम को 10 दिन में कर सकता है। ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, यदि वे बी से शुरू करते हैं, यदि वे बी से शुरू करते हैं तो एक रुको, थोड़ा सा डिफरेंट देते, एक मिनट। यदि वे
5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ध्यान से सुनना, करते काम करते हैं, आंसर देते रहना, करते हैं तो काम करते हैं और करते हैं और बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, आपसे कितने दिन में पूछा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक साथ काम करते हो, 2 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, 2 दिन बाद लिखो, 2 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए। अगर ये सेशन पसंद आया आपको तो आप लोग मुझे एक थंब वाला बटन दबा के बता सकते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ मेरे भाई। शेयर भी करना है वीडियो को, ठीक है मेरे भाई। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या ऐसे क्लासेस डेली चाहते हो, पीडीएफ भी चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करने वाला है मेरे भाई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि इसकी पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहीं पर आपको इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर दोस्तों देखो जिसका 7 मई से पेपर है तो एग्जामिनर क्या करता है, जो सिटी इंटीमेशन स्लिप होती है वो 10 दिन पहले प्रोवाइड करवाता है। तो मैं आशा करता हूँ जिसका 7 तारीख को पेपर होगा उसकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका पेपर कहाँ पर है, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड रहेगा वो एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।